हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले और दूसरे वीडियो में इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा था और आज ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम उसके आगे देखेंगे। तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था। एक सेकेंड, ये देखिए, आपको मैंने यहाँ तक बताया था। ये यहाँ तक हो गया था। अब देखते हैं आगे, इसे दोबारा देख लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन विच प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल इन मैथमेटिक्स। एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो मैथमेटिक्स में एक सार्थक रोल प्ले करता है, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, टू स्टडी इक्विवेलेंस रिलेशन वी फर्स्ट कंसिडर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस। इसको स्टडी करने से पहले हम 3 टाइप के रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। नाम है उनके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। ये 3 रिलेशन हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और इन तीनों को मिलाकर ही बनता है इक्विवेलेंस रिलेशन। यदि कोई सेट इन तीनों रिलेशंस के लिए फॉलो कर रहा होता है तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो हम इससे पढ़ेंगे आगे। अब बहुत ही आसान है, आपको बस ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर है तो थोड़ा सा आपको बस सुनना ही है। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। डेफिनेशन 3, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। ए रिलेशन आर एक रिलेशन है, उसको हम रिफ्लेक्सिव कब कहते हैं? इफ़ स्मॉल ब्रैकेट ए कॉमा ए इज़ द एलिमेंट ऑफ आर। जो ए कॉमा ए है वो आर का एक एलिमेंट होना चाहिए फॉर एवरी ए, और जो ए है वो ये जो सेट है हमारा ए, उसका भी एलिमेंट होना चाहिए। कैसे? देखिए, पहली कंडीशन ये होगी, जैसे मान लो हम यहाँ पे एक सेट ले लेते हैं ए, ये एक हमने सेट ले लिया 1 2। ठीक है, ये अब हमने क्या किया, इसमें से 1,1 ले लिया। अब ये क्या कह रहे हैं? रिफ्लेक्सिव। इफ़ ए कॉमा ए इज़ द एलिमेंट ऑफ आर। मतलब ये क्या है, इनमें क्या है, जो हम रिलेशन निकाल रहे हैं उस रिलेशन को ये शो कर रहे हैं, या जो हमारे रिलेशन हैं, ठीक है, जो सबसेट हमने लिए उसका ये क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे ए क्रॉस ए ले लिया, अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे हमने इसका ए क्रॉस ए निकाला है यहाँ पे, तो क्या होगा 1,1 1,2। एक सेकेंड, 1,2 हो जाएगा। इसके बाद में 2,2 और ठीक है, इतना ही बस। या फिर आप 2,1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब हम आगे देखेंगे इसमें। अब ये कह रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव, इफ़ ए कॉमा ए इज़ द एलिमेंट ऑफ आर फॉर एवरी ए इज़ द एलिमेंट ऑफ ए। ए तो ए का जो है एलिमेंट है, जैसे हमने ए की जगह 1 मान ली तो 1 क्या ए का एलिमेंट है। अब जब हमारा ये जो सबसेट आया 1,1, ये क्या है, ये रिलेशन में आना चाहिए। ठीक है, इनके बीच में यानी 1,1 होना चाहिए, तब ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। आगे भी हम इसे और थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, आगे देखेंगे। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, जैसे हमने 2 एलिमेंट ले लिए A1, A2। ठीक है, तो ये तो रिलेशन में तो होना ही चाहिए ये। दूसरी बात है A2, A1। जैसे मान लीजिए 2 एलिमेंट ले लिए हमने, ऐसे 1,2 ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है, उनके बीच में रिलेशन है, तो इम्प्लाइज दैट A2, A1
तो क्या है, अगर इनको हम जो है इंटरचेंज कर देंगे इनके प्लेस को, तो क्या होगा, तो वो भी जो है उनके बीच में भी रिलेशन बनना चाहिए। फॉर ऑल A1, A2 इज द एलिमेंट ऑफ A। जैसे मान लीजिए हमने 1, 2 ले लिया, तो इनके बीच में क्या है, रिलेशन है। तो यही रिलेशन क्या होना चाहिए, 2, 1 के बीच में, यानी इनकी प्लेस को इंटरचेंज करने पर भी उनके बीच में वही रिलेशन रहना चाहिए। आगे देखेंगे ट्रांसिटिव। तो इफ़ A1, A2 इज द एलिमेंट ऑफ R एंड A2, A3 इज द एलिमेंट ऑफ R, इम्प्लाइज दैट A1, A3 जो रिलेशन A1 और A2 के बीच में है और A2 और A3 के बीच में है, ठीक है, तो वही रिलेशन क्या होना चाहिए, A1 और A3 के बीच में भी होना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। यानी A1 और A2 के बीच में यदि रिलेशन है, ठीक है, वही रिलेशन A2 और A3 के बीच में है, तो यानी जो पहला एलिमेंट लिया था हमने और जो लास्ट का एलिमेंट है इसमें दूसरे वाली ब्रैकेट में, तो इनके बीच में भी क्या होना चाहिए, वही रिलेशन होना चाहिए, सेम रिलेशन। फॉर ऑल A1, A2, A3, और ये तीनों क्या है, A के एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, ये आपको तीनों चीज़ें समझ में आई होगी, आई होप। इसके बाद आगे देखेंगे डेफिनेशन 4। A relation R in a set A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। जो बात मैंने पहले बताई थी वो यहाँ पे इन्होंने बताई है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये एग्जाम में भी आते हैं इस तरह से क्वेश्चंस। एक्सरसाइज करेंगे तब हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा आपको इसका इक्विवेलेंस रिलेशन का थोड़ा सा रिवीजन आप कर लें यहाँ पे। जैसे पहला हमारा था रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब दोनों सेम एलिमेंट के बीच में जो रिलेशन होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1, 1, अगर इस तरह से एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे सबसेट में, तो हम क्या कहेंगे, उसके लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम होना, रिफ्लेक्ट करना। आपने देखा ना, जैसे लाइट डाली जाती है, ऐसे अगर फिजिक्स का टॉपिक लें, जैसे ये लाइट की रे आ रही है कोई, ठीक है, ये क्या है, ये कोई भी सरफेस है। अब जब इससे ये टकराएगी तो क्या होगा, यही रे क्या होगी, वापस हो जाएगी। तो क्या है, रिफ्लेक्स, यानी जो आ रहा है वही जा रहा है, यानी सेम टू सेम। इसी तरह से क्या है, आप जो चीज़ यहाँ है वही यहाँ एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। ठीक है, जैसे हम जो है मिरर में देखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारा फेस है वही उसमें बनना है, यानी सेम टू सेम, तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। ठीक है, यदि ये कोई सबसेट है और उसमें इस तरह के एलिमेंट्स दे रखे हैं, ये कोई सबसेट दे रखा है उसमें, तो वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो कर रहा है। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है, जैसे A1, A2 में जो रिलेशन है उसको अगर प्लेस को इंटरचेंज कर दें तो क्या होगा, वही रिलेशन रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं होगी। ट्रांसिटिव का क्या है, जो जैसे मान लीजिए 3 एलिमेंट ले लिया आपने, तो A1 और A2 के बीच में जो रिलेशन है, A2, A3 के बीच में जो रिलेशन है, तो वही रिलेशन A1 और A3 के बीच में होना चाहिए। तो अब मुझे आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई इतना कठिन नहीं है, मैंने दोबारा रिवीजन के लिए आपको बता दिया ये। एग्जाम्पल 2, लेट T be the set of all triangles in a plane with RA relation in T given by R is equal to T1, T2 such that T1 is congruent to T2 so that R is an equivalence relation। अब पहले हम इसे समझ लेते हैं, कह क्या रहा है, T be the set of all triangles। T है, उसमें क्या है, बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं इन अ प्लेन, यानी एक ही प्लेन में। ठीक है, कोई बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, किसी भी टाइप के ट्रायंगल्स हो सकते हैं। विद आर आर रिलेशन इन टी, जो आर क्या है, वो रिलेशन है उन ट्रायंगल्स के बीच में, और उसको इस तरह से दिया हुआ है इन्होंने। अगर मैं इनका कोई सबसेट लेते हैं T1, T2, तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। T1 जो होगा वो T2 के कॉन्ग्रुएंट होगा, सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कॉन्ग्रुएंट आप समझ रहे होंगे क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जो उनकी, जैसे मान लीजिए 2 ट्रायंगल है, ये T1 है और ये T2 है, तो उनकी जो साइड्स हैं उनका जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, ये से आपने पढ़ा होगा, 10th में ही पढ़ा होगा ये टॉपिक,
ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में, पी क्यू आर, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, इसी तरह से क्या होगा, बी सी अपॉन क्यू आर। इनके बीच में जो रेशियो होगा, यानी तीनों क्या इक्वल होना चाहिए। अगर पहले में 1/2 आ रहा है तो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी, यानी उनका जो रेशियो होगा वो सेम ही होना चाहिए, तब वो क्या कहलाती हैं, कॉन्ग्रुएंट कहलाती हैं। वो ट्रायंगल्स की साइड है, ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। जो ट्रायंगल बनना है उसको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे अगर उनकी साइड्स में जो रेशियो है वो इक्वल है। ठीक है, तो सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसको हम देखेंगे यहाँ पे, आर इज अ रिफ्लेक्सिव सिंस, देखो तीनों कंडीशंस को फॉलो करेगा तभी वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सिंस एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। हम जानते हैं जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है वो अपने ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि उनके साइड्स का आप रेशियो निकालेंगे वो सेम ही होगा। फर्दर T1 T2, तो ये क्या है, ये तो रिफ्लेक्सिव हो ही जाएगा। T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ठीक है, तो हैंस अब आगे देखते हैं हम। इसी तरह से T1, T2 इज द एलिमेंट ऑफ R, तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, एरो T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। अगर T1 और T2 लिया हमने, ठीक है, वो क्या है, वो रिलेशन शो कर रहे हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट है वो, तो T1, T2 और T1 भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, रिलेशन शो करेंगे। हैंस आर इज सिमेट्रिक। जैसे मान लीजिए आपने दो ट्रायंगल लिए हैं ये, अब ये T1 और T2 ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो क्या होगा, T2 और T1 भी कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि है तो एक ही, सेम टू सेम है ना ये, तो उनका जो रेशियो होगा वो भी सेम ही होगा। आगे देखेंगे, मोर ओवर T1 T2 T2 T3 इज द एलिमेंट ऑफ R, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अब हमने क्या दिया, T1 जो है वो T2 के कॉन्ग्रुएंट है, एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट। यहाँ तक देखिए T1 और T2 क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ये इन्हीं ट्रायंगल्स को आप देख लें, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा और स्पष्ट कर दे रहा हूँ चीज़ों के लिए, स्पेस की थोड़ी सी यहाँ कमी है, यहाँ पे देखेंगे इसे। एक सेकेंड, ओके। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल्स हैं कोई, T1 T2 और T3। अब T1 और T2 क्या हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं ये। ठीक है, T1 T2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट को C से हमने शो कर दिया, और T2 और T3 भी कॉन्ग्रुएंट है। T2 एंड T3 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, ये और ये कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो ये तो कॉन्ग्रुएंट है, इसके कॉन्ग्रुएंट है, और ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये आपस में भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। T1, T3 क्या हो गए, ये भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपस में दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ये और ये, तो लगभग क्या है, ये तीनों ही कॉन्ग्रुएंट होंगे ना, फिर ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है ये। ठीक है, ऐसी सिमेट्रिक का भी हिसाब है। जैसे हम इसको हटा दें, यहाँ पे ये T1 और T2 लेते हैं। T1 और T2 अगर मान लो हमने ये कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के, तो अब T2 और T1 भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि है तो ट्रायंगल सेम ही, केवल प्लेस इसका चेंज कर दिए, इसे पहले कर दो, इसे बाद में कर दो बस। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे, थोड़ा सा समझने वाली चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान रखना है आपको।
बस यहाँ पे यही है और कुछ नहीं है। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इसलिए क्या होंगे, ये इक्विवेलेंस रिलेशंस होंगे। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन। अब आप ये देखेंगे तो और थोड़ा सा स्पष्ट होगा। एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L क्या है, L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स, लाइन्स का एक सेट है L इन ए प्लेन, एक प्लेन में, यानी एक पेज ले लो, कुछ भी ले लो उसमें। एंड R बी द रिलेशन इन L, और R क्या है, उनके बीच में रिलेशंस हैं। जैसे मान लीजिए 2 लाइन ले ली हमने, एक L1 ले ली और एक L2 ले ली, तो उनके बीच में हम क्या है रिलेशन, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। ये इस तरह से L1 और L2 के बीच में क्या रिलेशन है, उसे शो किया है इन्होंने। तो इसको इसने इस तरह से डिफाइन किया है, R इज इक्वल टू L1 क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं दोनों। सो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव। सॉल्यूशन देखेंगे इसका। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज ए लाइन L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने L1 लिया है, अब L1 ये खुद के ही परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगी, जैसे ये है L1, अब ये लाइन यहीं पे हमने एक L1 और खींच लिया, ये यहीं पे खींच लिया, तो ये परपेंडिकुलर कहाँ है, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए एक दूसरे के साथ, तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, पहली कंडीशन इन्होंने नाइदर कहा है, तो ये तो नहीं होगी, ठीक है, क्लियर हो गया ये। L1, L1 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ R। R इज सिमेट्रिक एज L1 L2। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, जैसे हमने ये L1 लिया, ये L2 लिया है, अब L1 L2 के परपेंडिकुलर और L2 L1 के परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, वही इन्होंने कहा है यहाँ पे। तो ये रिलेशन को शो कर रहा है यहाँ पे। अब बात कर रहे हैं ट्रांसिटिव की। R इज नॉट ट्रांसिटिव। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसिटिव में तीनों लाइंस को लेना पड़ेगा, L1 L2। अब L1 और L2 के बीच में जो रिलेशन है, यानी परपेंडिकुलर है, और L2 और L1 के बीच में रिलेशन जो है, ठीक है, और L2 और L3 के बीच में जो रिलेशन है, लेकिन L1 और L3 के बीच में वो रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि L1 और L3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। ये क्या है, ये दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, ये पैरेलल है। देखो आप ये लाइन खींचिए और ये लाइन खींचिए, ये दूसरे के 90 डिग्री का एंगल कहाँ बना रही हैं, तो ये ट्रांसिटिव नहीं होगा। ओके, तो बस यही इन्होंने कहा है। थोड़ी सी आपको यहाँ पे थोड़ी थ्योरी लिखनी होगी बस, और कुछ नहीं है, आप देख लेना बाद में। सो दैट द रिलेशन। अब इसी तरह से आगे भी ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन्होंने, एग्जाम्पल्स, जिनको आप खुद ही देखेंगे, ठीक है, बहुत इजी है। 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, मैं समझता हूँ इतनी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं यहाँ पे। आप थोड़ा सा खुद ही इसे करेंगे। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना अपने आप ही। जो बताने वाली चीज़ें थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे। कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसे आप एक बार रिवीजन ज़रूर करें, अपने आप पढ़ के ज़रूर देखें, थ्योरी हो या फिर क्वेश्चन है तो आप जो है उसका प्रैक्टिस करेंगे, और थ्योरी है तो एक बार आप अपने वर्ड्स में उसे पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इस एक्सरसाइज में, हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो आई होप आज के वीडियो में आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।